तो नमस्कार गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने 5 वीडियोस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कवर कर लिए हैं। किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेवे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंड होता है, और उसी का एक वे है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई पार्टी विलफुली मना कर देती है, जो मर्जी है जाओ कर लो, तो विलफुली मना करोगे तो बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 37 क्या है, हर एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन है वो उसको परफॉर्म करे। अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, डैमेजेस देने पड़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो पढ़ते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच क्या होता है, डिस्चार्ज का ही एक मेथड है। कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, डिनाइल टू परफॉर्म विलफुली। वही अपना एग्जाम्पल रखते हैं। ए ने बी से सोफ़ा खरीदना था, बी ने मना कर दिया विलफुली विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। कोई उसके पास ग्राउंड नहीं है क्यों मना कर रहा है। अगर उसके पास जस्टिफिकेशन होते तो आप याद करिए कहाँ चले जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बहाने बता देगा, एक्सक्यूज है उसके पास कि वाई ही इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन। आई बात समझ में। तो ब्रीच होता है इंटेंशनली, विलफुली होता है डिनाइल टू परफॉर्म। डिफॉल्टर पार्टी कौन सी है, यहाँ पे बी ने मना किया तो बी यहाँ डिफॉल्टर पार्टी कोई भी हो सकता है जो डिफॉल्ट करता है, जो मना करता है। अग्रीव्ड पार्टी कौन है, जिसको लॉस सफर्ड होगा इसकी वजह से। ब्रीच 2 टाइप्स का होता है, एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी नाम सुना ना, एंटीसिपेटरी बेल वगैरह ये सब, तो वही है मियर एप्रीहेंशन। अभी ड्यू डेट आई नहीं है, उससे पहले ही आपने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअल में क्या होता है, ड्यू डेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को सोफ़ा लेना था बी से, बी ने ड्यू डेट दी थी 25 जून, बट बी ने 5 जून को ही मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा सोफ़ा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ब्रीच हुआ है, तो उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 39 में। लेकिन अगर ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, परफॉर्मेंस कब करनी है, 25 जून को करनी है, तो ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, तो ये होगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम पढ़ते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आया कौन से केस से, हॉचेस्टर वर्सेस डीएल टूअर्स 1853 का केस है। इस पर्सन ने कॉरियर कंपनी को हायर किया था, लेकिन इसने ये जो 1 जून 1852 इसने डेट रखी थी, इससे पहले ही इसने ए को मना कर दिया और कहा आई डोंट वांट टू अवेल योर सर्विसेज। तो इसको जब मना किया तो क्या होगा, ए को जब मना किया, ए गया कोर्ट में जाकर बोला कि इसने मना कर दिया, मेरे को 1 जून को परफॉर्म करना था, लेकिन ये तो पहले ही चला गया। बी ने कहा पहले कैसे जा सकते हो, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ए अब आपका वेट नहीं करेगा। कब तक, 1 जून 1852 से पहले तक आपका वेट नहीं करेगा। द पार्टी नीड नॉट वेट फॉर द ड्यू डेट टू फाइल ए सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट if other party has refused to perform before the due date। अब जो पार्टी है जिसने मना किया, बी ने मना किया, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी हो गई, ए। तो एग्रीव्ड पार्टी कैन इमीडिएटली रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड sue फॉर कंपनसेशन। अब ये जो कंपनसेशन करेगा वो सेक्शन 75 में करेगा। इमीडिएटली अगर वो रिसाइन करता है तो वो अंडर सेक्शन 75 करेगा, और अगर वो वेट करता है तो वो केस बन जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो डील करता है सेक्शन 73। इसको कंपनसेशन मिलेगा सेक्शन 75 में। चलो सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 39 क्या कहता है कि इफेक्ट क्या होगा अगर एक पार्टी प्रॉमिस करने से मना कर देती है। यहाँ मना कौन कर रहा है, मैंने पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग। यहाँ मना कर रहा है बी, हिज प्रॉमिस इन एंटायरली, इसने कंप्लीटली मना कर दिया है। ये रेड लाइन में क्यों किया, एंटायरली होना चाहिए। ऐसे नहीं है वो ये कह दे कि मैं अभी 25 जून को परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मैं कहीं टूर पे जा रहा हूँ, फैमिली टूर पे जा रहा हूँ, आकर दे दूँगा। तो ये एंटायरली मना नहीं है, वो परफॉर्म करेगा। ही इज़ विलिंगनेस टू परफॉर्म है ना उसकी यहाँ, तो एंटायरली मना करना चाहिए। तो सेकंड पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है और उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। ये पार्टी जिसको लॉस हुआ है उस पार्टी के हाथ में है। अगर वो ख़त्म करेगा तुरंत तो उसको कहाँ मिलेगा कंपनसेशन, 75 को बिफोर ड्यू डेट।
ये एक एग्जांपल है, एक सिंगर साहिबा है, इनको हायर किया है एक थिएटर वाले ने 2 मंथ्स के लिए, एवरी वीक 2 नाइट्स। 6th नाइट को इसने विलफुली एब्सेंट कर लिया, ये नहीं गई, तो ये एंटायरली हो गया ना, बिना कोई कारण के जा रहा है, विलिंगनेस। अभी हमने देखो, याद करो ये क्या पढ़ा था, नो जस्टिफिकेशन। विलफुली अगर आप एब्सटेन कर रहे हो तो ब्रीच हो जाएगा, और इसने क्या किया, विलफुली एब्सेंट कर लिया। अब बी के पास क्या राइट अवेलेबल है, इसको कंटिन्यू भी रख सकता है और इसको ख़त्म भी कर सकता है। बी मान लो इसको ख़त्म करता है तो इसको कंपनसेशन कौन सी सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 75 में। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। अब जिस नाइट को बी गाने नहीं गई उस नाइट को कंपनसेशन मिल जाएगा ए को। बी थिएटर का मालिक है, अब जो सिंगर है इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मान लो उस दिन बहुत सारे लोगों ने टिकट ली इसके थिएटर की, लेकिन ये गाने ही नहीं आया तो उसको लॉस हो गया, उसको टिकट के पैसे वापस देने पड़े। तो ये पढ़ के देखो, ए पर्सन हु राइटफुली रिसाइन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला आ गया, इसमें यही एग्जाम्पल है। बी को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 75। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, बी को तो मिल गया, लेकिन ए जो सिंगर है उसने 6th नाइट नहीं गई, 5 नाइट्स तो उसने गाया है ना, उसका क्या होगा। उसका ये है कि बी कैन, यहाँ ए ने, बी ने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन ए को 5 नाइट्स के लिए वो पैसे ले सकता है, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट। एज मच एज इज अर्नड और अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। 5 नाइट्स तो इसने सॉन्ग गाया है ना, इसकी मेहनत का तो पैसा दो आप इसको। ठीक है, आप इससे क्या ले लोगे, बी इससे कंपनसेशन ले लेगा 6th नाइट तक नहीं जाने का, लेकिन बी इसने, ए ने जो गाने गाए हैं 5 रात को, इसका पैसा तो दोगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहलाता है सूट ऑफ क्वांटम मेरिट। मैंने पर्सन हैज बिगन द वर्क एंड बिफोर ही कुड कंप्लीट इट the other party terminates the contract or does something which make it impossible for other party to complete the contract, he can claim for the work done under the contract। 6th नाइट willfully absent हुई थी, लेकिन B must pay A for the 5 nights on which she had sung। तो समझ में आ गया, A कहाँ लेगा, क्वांटम मेरिट के थ्रू लेगा, और B लेगा सेक्शन 75 में। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं रेमेडीज इन केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ड्यू डेट को आपने मना किया तो सबसे पहले कोर्ट कह सकता है स्पेसिफिकली आप परफॉर्म करो इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं ना स्टे ले आए टू स्टॉप द प्रोसीडिंग। मान लो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि टीनेंट वहाँ पे कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, लेकिन उसने वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, इंजंक्शन ले आएगा टू स्टॉप द प्रोसीडिंग। ये जो दोनों हैं ये राइट्स अवेलेबल है। स्पेशल रिलीफ एक्ट बना हुआ है, नाम ही इसका क्या है, स्पेशल रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लो कोई आप ऐसे इमोशनली अटैच्ड हैं उस सोफ़ा से कि वो सोफ़ा आए तभी आप जी पाओगे वरना मर जाओगे, तो इमोशनली अटैच है, तो कोर्ट आपको ये नहीं है कि आप मना कर दोगे, स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएगा कि आप इसको सोफ़ा दिए, उसको सोफ़ा आपको देनी ही पड़ेगी। चलो इसको समझते हैं क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मारो दीकरो, मारो प्यारो प्यारो बच्चों, मारो बुढ़ा कहीं का अपने औलाद को परेशान करता है और उस गाड़ी को मारो टिकरो, मारो टिकरो। हाँ देखो ये मतलब मारो डीकरो क्या है, इमोशनली अटैच्ड है। अब कोई पर्सन इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ये इसको नहीं मिले तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। आप जा सकते हो स्पेशल रिलीफ एक्ट में कि मुझे वही चीज़ चाहिए। अगर वो नहीं मिलती तो थर्ड आपके पास ऑप्शन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या अवेलेबल है हमारे पास, डैमेजेस मिलेंगे आपको। अभी देखा ना हमने, बी डैमेजेस ही तो ले रहा है, 6th नाइट नहीं आई तो डैमेजेस मिलेंगे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 73 to 75, 75 हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच में,
और 73 और 74 बात करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें रेमेडीज मिलेगी, आपने क्या है, भंग कर दिया है, ब्रीच को हिंदी में बोलते हैं भंग, तो भंग कर दिया आपने। डैमेज क्या है, डैमेज एक वाइडर टर्म है और कंपनसेशन क्या एक स्पीसी है उसकी। कंपनसेशन डैमेजेस कैसे हो सकते हैं, डैमेजेस होते हैं अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब आप सोचोगे ये क्या टर्म्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिर्धारित नुकसानी के लिए वाद। मेरे को लिखना नहीं आता, मतलब ये अनडिसाइडेड है, डिटरमाइंड बाय कोर्ट। पार्टीज ने अकॉर्डिंग टू, पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन लिक्विडेटेड में क्या है, पार्टीज ने खुद ने डिसाइड कर लिया है अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो इतना रुपए आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनसेशन देना पड़ेगा, डैमेज में देना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो सेक्शन 73 डील करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, सेक्शन 74 डील करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस जो पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर लिया। अनलिक्विडेटेड में क्या होता है, कंपनसेशन मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया ना ये क्या स्पीसी, कंपन डैमेज बहुत बड़ा टर्म है। इसमें क्या मिलेगा, हमें कंपनसेशन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मान लो वही हमारा एग्जाम्पल है, 25,000 में हमने सोफ़ा लेनी थी, ए ने, बी ने मना कर दिया। अब बी वो सोफ़ा लेकर आया सी से 30,000 रुपये में। लॉस कितना हुआ इसको, कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था 25 में, इसको अब लेनी पड़ी 30 में। तो यहाँ ये इसको कितने के लिए स्यू करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, द डिफरेंस इज 5,000 रुपीज़, और कोर्ट इसको एज ए कंपनसेशन दिलाएगा 5,000 रुपीज़। अब पिनिटिव क्या होता है, एग्जाम्पलरी क्या होता है, पिनिटिव होता है हायर देन द लॉस सफर्ड। मतलब यहाँ हमें 5,000 मिल रहा था लेकिन कोर्ट क्या करेगा, पनिशमेंट की तुम्हें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने जानबूझकर मना किया। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ऐसा नहीं होता है जनरली, क्योंकि ये सब क्या है, पिनिटिव इन नेचर है। एनवायरमेंटल अगर हम लॉ है उसके अंडर कुछ भी ब्रीच करते हैं उसमें ऐसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ के केसेस में ऐसे डैमेजेस दिए जाते हैं। एग्जाम्पलरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी को एट लार्ज अफेक्ट करते हैं। ऐसा कोई आपका आपने कॉन्ट्रैक्ट है आपका जो सोसाइटी को बहुत लार्जली अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे डैमेजेस दिए जाते हैं। एग्जाम्पलरी एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि ऐसा जैसा भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसके दौरान दिया गया था कंपनसेशन, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें मिलेगा कंपनसेशन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का। सेक्शन 73 क्या कहता है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, मतलब ख़त्म हो चुका है, तो एक्चुअल ब्रीच है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मना कर दिया। जो पार्टी सफ़र करती है उसको राइट है, क्या ले सकता है, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज टू हिम। अब कंपनसेशन कैसे होते हैं, एक तो होता है विच नेचुरली अरोज और एक दूसरा होता है स्पेशल। ये ऑलवेज रिकवरेबल होते हैं, हमेशा आपको नेचुरली मिलेंगे। अभी इस केस में हमें नेचुरली कितने मिले थे, अभी बताया था ना मैंने, आपने को 30,000 में लेना पड़ा तो 5,000 वॉज द ऑलवेज रिकवरेबल अमाउंट, नेचुरली अरोज। स्पेशल क्या होंगे, ओनली इफ द पार्टी हैज़ नॉलेज ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनसेशन डिसाइड कैसे करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 73 ने हमें ये प्रिंसिपल बता रखा है। इसके लिए हम समझते हैं हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस। बैक्सेंडल क्या है, एक करियर कंपनी है और हेडले है एक मिल ओनर का मालिक। ये पर्सन है हेडले और इसकी एक क्रैंकशाफ्ट है, ये जो भी ये इसका ख़राब हो गया, इसने दिया करियर कंपनी को इसको ठीक करवा के ला कर दो। तब तक इसकी मिल क्या बंद पड़ी थी। अब इसकी मिल बंद पड़ी थी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ करियर कंपनी। इसने क्या कोई देरी कर दी और इसका काम बंद पड़ा रहा उतने टाइम के लिए। अब मिल ओनर ने किस किस के लिए केस किया, नेचुरली तो क्या है जो इसको नॉर्मली लॉस हुआ है उतने दिन का वो लो, लेकिन इसने कहा मेरी तो मिल कम्प्लीटली बंद पड़ी थी, जो भी नुकसान हुआ है तुम ही दो। ही वॉज रेडी, तो जो उसकी गलती की वजह से हुआ ना, इसने स्पेशल में क्या मांगा, जब से मिल बंद पड़ी है तब से मुझे पूरा पैसा चाहिए। लेकिन जो करियर कंपनी का मालिक था ये पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन ये क्या कह रहा था, नेचुरली जो एरोज हुए हैं वो ही देगा ड्यू टू इसके डिफ़ॉल्ट की वजह से।
कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि जनरली कस्टम क्या है, सबके पास बैकअप होता है, ये जो भी फैक्ट्रीज हैं जो भी चलाते हैं ये ओनर, इनके पास बैकअप होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड थे, और अगर आप उसके ऊपर ही डिपेंड थे तो आपने जब इस करियर कंपनी को जब ये सामान दिया तो आपको इसको पहले अवेयर कर देना चाहिए था, नॉलेज में ला देना चाहिए था कि भाई साहब अगर आप ब्रीच करोगे, मेरे पास दूसरा नहीं है, आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगला लेता ही नहीं भाई, प्रैक्टिकल आप सोच के देते हो, वो लेता ही नहीं, वो कह देता इतना तो टाइम लगेगा। तो आप उसको अवेयर करवाइए। अब देखिए आप वापस, अब इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, defendant are liable only for the general damages which has been caused due to the delay, not for the loss which the plaintiff has suffered due to the closure of mill as backup shaft was missing and it was not a usual case। क्योंकि यही मान के चलते हैं, जनरल कस्टम यही है कि सबके पास बैकअप शाफ्ट होगी या बैकअप प्लान सबके पास होता है, इतनी बड़ी जो भी मिल फैक्ट्री जो भी चला रहा है। For claiming special damages, special circumstances must have been brought to the knowledge of the defendant beforehand। ये वाला जो है आपको पहले ही बताना पड़ेगा। तो आगे बात समझ में, स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस क्या होता है ये पढ़ लो पोज करके। मैं आपको बता रहा था डैमेजेस होते हैं, ये जो कंपनसेशन है आपको कैसा मिलेगा, एक तो नेचुरली जो एरोज हुआ है और विच द पार्टीज न्यू। आइए बात में ये स्पेशल इन नेचर होता है तो ये वाला नहीं दिया गया। इस केस के प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा सेक्शन बेस है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का। सेक्शन 73 हो गया। एक केस और है इसके अंदर, विक्टोरिया लॉन्ड्री विंडसॉर लिमिटेड वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये केस लॉज आपको याद नहीं करने, केस लॉज होते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट पे हमारी कमांड हो जाए अच्छे से। हाई कैपेसिटी बॉयलर्स पर ऑर्डर्ड, ये जो कंपनी थी इसने बॉयलर्स हाई कैपेसिटी के, ये कोई लॉन्ड्री का मालिक था और इसने बॉयलर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन जो कंपनी थी उसने बहुत देरी कर दी और उस देरी की वजह से उसको एक तो लॉस हो गया थोड़ा, क्योंकि उसको काम नहीं हुआ, साथ ही में उस बॉयलर्स की वजह से इसको मिलने वाला था एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था और इसका विजिट था यहाँ, इसकी जो लॉन्ड्री है उसमें गवर्नमेंट के जो आर्मी के पर्सनल्स थे उनके कपड़े बड़े लेवल पे धोने के लिए या जो भी था, तो इसको यहाँ पता ही नहीं था, इसको इसने बता के थोड़ा ऑर्डर किया था। बॉयलर्स जिससे इसने मांगे, जिस कंपनी को ऑर्डर किया उसको ये थोड़े बताया था कि अगर आप इस तारीख तक नहीं देते तो ये मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसने दोनों के लिए इशू किया। कोर्ट ने कहा आपको सिर्फ जो जनरल इन नेचर है, आपको जो लॉस हुआ है इनकी देरी की वजह से आपको सिर्फ वही मिलेगा। बात करते हैं एक और चीज़, भाई छोटी सी चीज़ के लिए थोड़े मिल जाएगा, हर एक छोटी बात के लिए थोड़े होगा। इत्तू सा हम बोलते हैं ना, इत्तू सा ही तो है। ये केस है हॉब्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जरूरी है आपको, आपके क्वेश्चन भी डीप में आ रहे हैं। इसमें क्या हुआ, ये हस्बैंड और वाइफ है दोनों, ये गए ट्रेन से, लेकिन ट्रेन ने इनको पहले ही उतार दिया और इनको पहले उतारा तो इनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ ये नहीं पहुँचे। अब इसको हो गया डिले। अब डिले हुआ तो इसको न्यू टिकट लेनी पड़ी अपने डेस्टिनेशन पे जाने की वजह से। एक इनको जो इनकन्वीनियंस हुआ, साथ ही में ये जो इनकी मोहतरमा है ये पैदल चली तो ये हो गई बीमार, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, उसका भी पैसा पैदल चलने की वजह से, क्योंकि इनको डायरेक्टली साधन नहीं मिला और इसको पैदल चलना पड़ा। यहाँ कोर्ट ने, अब आप सोचो क्या क्या दिया होगा इसने तीनों के लिए क्लेम किया। तो कोर्ट ने बोला ये जनरली रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस है, ये बीमार हो जाना पैदल चलने से इनडायरेक्ट है। हाँ, इनको इनकन्वीनियंस हुआ है और नई टिकट के जो पैसे हैं वो इनको दिलवाए दिए जाएंगे। तो कंपनसेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय द रीजन ऑफ ब्रीच। अब बात करते हैं, अब मान लो अपना जो एग्जाम्पल था ए और बी का, बी ने सोफ़ा देने से मना किया। अब ये थोड़े हो सकता है कि आपको राइट मिल गया कंपनसेशन का तो मज़े हो गए आपके। ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, किसकी ड्यूटी होगी? अब ए लॉ आपको ये कहता है कि भाई साहब ऐसे नहीं कर सकते कि आपको अब राइट है तो अब आपको मान लो वो सोफ़ा इसको मिल रही थी 30,000, इसने खरीदी थी 30,000 में, लेकिन वही सोफ़ा इसको 28,000 में मिल रही थी, तो क्यों नहीं ली तूने? यहाँ आपकी ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉस और डैमेजेस को जब कोर्ट देखेगा तो ये भी देखेगा कि आपने कहाँ तक कोशिश करी उसको कम करने की। देखो, द प्रोविजन इम्पोजेज ए ड्यूटी ऑन द एग्रीव्ड पार्टी दैट ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस
व्हेन ए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड इफ ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम। ये अंडरलाइन क्यों किया? उस समय इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम में खरीद सकता था। आगे बात समझ में? ये सब डैमेजेस के डिसाइड करने के लिए ग्राउंड्स हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस जो मैंने आपको बताया था, पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतना आपको देना है। अनलिक्विडेटेड कोर्ट डिसाइड करता था, लेकिन अभी आप देखो कि ये क्या, यहाँ भी मैंने कोर्ट विल डिसाइड। फिर क्या मतलब हुआ लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड का? इसका ये मतलब हुआ नॉमिनल कि भाई मान लो इनको जो भी ए और बी ने मना किया सोफ़ा के लिए, तो इन्होंने अपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम लिक्विडेटेड डैमेजेस रखे, आप नहीं दोगे तो 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। ये तो हो गई नॉमिनल, नॉर्मल है। लेकिन इन्होंने ऐसी पेनल्टी लगा दी कि आपने मुझे सोफ़ा नहीं दिया तो मैं आपको क्या करूँगा, 1 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो ये क्या मतलब? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में लिक्विडेटेड का मतलब ये है, नोट डाउन कर लो, मैक्सिमम एस्पेक्ट आपने बता दिया है। मैक्सिमम कितना होगा यहाँ आपने बोला था ना अभी, मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा जितना भी, उससे ज़्यादा आपको कोर्ट अवार्ड नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देखेगा, हर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा जो आपने डिसाइड किया उससे, कभी भी जो आपने डिसाइड किया उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली डिसाइड करेगा कोर्ट। ये है सेक्शन 74, पढ़ लो, अंडरलाइन किया है वो इतना ही काम का है। रीजनेबल कंपनसेशन दिलवाएगा नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड फॉर। आपने मान लो कहा कि 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने सोफ़ा नहीं दिया, तो कौन डिसाइड करेगा? रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड कोर्ट करेगा। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 1000 रुपये देगा। अगर ए फेल्स होता है तो सॉरी ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ₹1000 इफ ही फेल्स टू पे ₹500। 1000 रुपये कब देगा? जब वो उसको 500 रुपये नहीं देगा। ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा। फिर इन्होंने साथ में रख लिया, अगर नहीं दोगे तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ ए नहीं दे पाया बी को 500 रुपये, तो बी इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन। अभी हमने पढ़ा ना, सच कंपनसेशन कितना होगा? रीजनेबल। इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट नॉट एक्सीडिंग 1000। अब कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो 1000 से ऊपर नहीं होगा। ऐसा ही ये दूसरा एग्जाम्पल है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए प्रैक्टिस एज ए सर्जन विद इन कलकत्ता, ही विल पे ₹5000। A practices as a surgeon in the Calcutta, B is entitled to such compensation not exceeding 5000 as the court consider reasonable। थर्ड वाला भी ऐसा ही है, 12% के ऊपर आपने पैसा लिया और साथ में स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन ये लगा दी कि 12% पे अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको डिफ़ॉल्ट की डेट से 75% देना पड़ेगा। सोच के देखो, 12% से 75 कितना नाजायज़ है ना ये। तो जायज़ कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो कोर्ट करेगा वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। आई बात समझ में? अभी तक हमने ये वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सेक्शन 73 से 75। अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट बेल बॉन्ड भरवाता है आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और आपको ये कहा हुआ है कि उसके डिफ़ॉल्ट में आपको देने हैं कितने, मान लो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको देने पड़ेंगे 10 लाख रुपीज़। तो इस केस में कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, इसमें आपको जितना लिखा हुआ है उतना ही देना पड़ेगा। ये वाला 74 का एक्सेप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट। बढ़िया लग रहा है अभी तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, बहुत मेहनत लगती है। पूरा आपका सिलेबस करवाऊँगा मैं आपको, ये पूरा एकदम ऐसे एकदम इजी वे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय।